वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रही है और ये है इसका टेस्ट नंबर 1। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसका और आप वहाँ से सारे टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम तक। डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत बेनिफिट देगी एग्ज़ाम में। और इस सीरीज़ में हम यूपीएससी के उन प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे जो उसने पिछले 2 से ढाई या 3 वर्षों में यूपीएससी में लेकर आई है, जो कितने विकल्प सही है करके पूछती है वो। और उसमें वो केवल 1, केवल 2, केवल 3 का स्टेटमेंट भी नहीं देती, 4 पूछ लेगी और उसमें से कितने सही होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों की भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट के लिए जो नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में 3 पड़ाव हैं। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा और उसके बाद होती है इंटरव्यू की परीक्षा। तो हम इस पर फोकस करेंगे, प्रीलिम्स पर। ये सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में या प्रारंभिक परीक्षा में जो है 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। एक होता है जीएस पेपर 1 का पेपर, यानी जनरल स्टडीज़, हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य अध्ययन। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। वो 100 क्वेश्चन कितने अंक के होते हैं? 200 अंक के होते हैं और समय कितना है? 2 घंटे का है। ठीक है। और सेकंड पेपर जो उसी दिन होगा, सेकंड मीटिंग में, वो होगा जनरल स्टडीज़ सेकंड, यानी वो सी सेट की परीक्षा होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसमें 80 प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें परिच्छेद यानी पैसेज पूछा जाता है जो बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। अब इसमें जो है 2.5 नंबर का एक सवाल होगा, तो 2.5 यानी 200 अंक हो गया ये भी। और टाइम इसका भी 2 घंटे का है, यानी जो टोटल हो गया ये 400 नंबर का प्रीलिम्स होता है। अब 400 में से जो है आपकी जो मेरिट बनेगी वो इससे ही बनेगी। ये केवल क्वालिफाइंग है, सी सेट वाला पेपर। क्वालिफाइंग कितना? 200 में से आपको 66 नंबर लाने हैं, यानी 33% क्वालिफाइंग है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो इससे ही बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी वो इससे ही बनेगी। और 200 में से कितने अंक पर आप जो है क्वालिफाइड हो जाओगे? तो ये लगा लीजिए 92 से लेकर, जो जनरल की मैं बता देता हूँ, वो 98 तक ही रह रही है पिछले 3-4 वर्षों में। ठीक है। उससे पहले 100 भी गई थी, 112, 115 भी गई है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से 92, 93, 94, 96, 95, 96 तक। और बाकी जो कैटेगरी हैं वो 5-5, 6-6 अंक जो है वो कम रहती हैं। तो ये हो गई एक इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी। कवकों के किसान, कवकों के कृषक के रूप में। कवक यानी फंगस, यानी मशरूम कवक है। तो कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है इनमें से कौन? चींटियाँ। ठीक है, चींटियाँ हो गई, दीमक, ये सब कवकों के कृषक कहे जाते हैं। देखिए, चींटी की प्रजाति को कवक के कृषक के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य कीट जैसे कि दीमक हो गई, भृंग यानी बेटल्स, और मार्स पेरिविंकल भी कवक के कृषक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही जो आर्द्र भूमियां हैं यानी वेटलैंड्स, इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। गुर्दे यानी किडनी। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है। यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ उसकी किडनी हैं, गुर्दे हैं। अब आपको बताना है कि कैसे हैं वो, यानी आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपरोक्त कथन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है इनमें। तो 4 यहाँ पर कथन दिए हैं। आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही, अपवाह, अवमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, क्रस्टेशियाई, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं।
आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और चौथा है, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के अधिक को अवशोषित कर लेते हैं। क्या होगा सही उत्तर? कैसे आर्द्रभूमियों को यानी वेटलैंड्स को पृथ्वी ग्रह की किडनी यानी गुर्दे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। किडनी भी तो यही काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। देखिए, आर्द्रभूमियाँ महत्वपूर्ण फिल्टर हैं। ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषकों को हटाती हैं और जल को शुद्ध करती हैं। आर्द्रभूमियाँ अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? व्हाइट आइविस, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, गोल्डन महसीर। पिछले 7 वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा में गोल्डन महसीर से 2 बार प्रश्न बन चुका है। और गोल्डन महसीर यहाँ पर मछली है, कोई पक्षी नहीं है। बाकी इंडियन नाइट जार, वाइट आइविस और स्पूनबिल ये सब पक्षी हैं। ये है गोल्डन महसीर। देखिए, महसीर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, माही यानी मछली और शोर यानी व्याघ्र, इसलिए इसे मछलियों के बीच बाघ भी कहा जाता है। यह एक बड़ी साइप्रिनिड है और ताजे जल की स्पोर्ट मछलियों में इसे सबसे कठोर माना जाता है। एक वयस्क गोल्डन महसीर के शरीर का रंग जो है पृष्ठ की तरफ सुनहरा होता है और पंख इसके लाल पीले होते हैं। इसके अलावा बड़े सल्क और मोटे शक्तिशाली होठों के साथ अपेक्षाकृत लंबे वार्वल्स यानी वार्वल्स होते हैं। इसमें मुख के सामने संवेदी वार जैसे अंग इसकी विशेषता है। महसीर एक संवेदनशील प्रजाति है जिसके लिए जल पर्यावरण में परिवर्तन को सहन करना कठिन होता है। और विश्व में मौजूद महसीर की 47 प्रजातियों में से 15 प्रजातियां जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। ये है रीच, हिंदी में बोलते हैं इसको, आसान भाषा में, आम भाषा में, और स्लाथ वियर बोला जाता है ये। ठीक है, ऑफिशियल। स्लाथ वियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यह भारत, भूटान और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से दीमक और चींटियों को खाता है। और सर्दियों के मौसम में स्लाथ वियर हाइबरनेट अर्थात शीत निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। और ये शहद खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए इन्हें हनी वियर भी कहा जाता है। कौन सा इनकरेक्ट है? ये मई 2022 में समाचारों की सुर्खियों में था, न्यूज़ में था, क्योंकि झारखंड में एक वन विभाग की टीम द्वारा एक गांव से इसको बचाया गया था। ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो इसका नाच दिखाकर पैसा कमाते थे, फिर उसको अभ्यारण्य में भेज दिया गया। तो मई 2022 में उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी सिविल सेवा का, उस साल तो पूछा नहीं गया है, इस साल पूछा गया था 23 वाली परीक्षा में जो यूपीएससी सिविल सेवा की हुई थी, इससे सवाल था। तो स्लाथ बियर जो है नेपाल, भूटान और भारत के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। दीमक और चींटियों को खाता है ये खुरच खुरच कर, और शहद खाने के शौकीन होते हैं ये, इसलिए इन्हें हनी बियर भी कहा जाता है। ये हाइबरनेट मतलब शीत निद्रा में नहीं जाते, वो भालू जाता है, वो पोलर भालू। ठीक है, ये नहीं जाता है, तो इसलिए गलत होगा यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट, और यही आंसर होगा। देखिए, स्लाथ बियर जो है श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल में मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्लाथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियों को खाते हैं तथा भालू की अन्य प्रजातियों के विपरीत वे नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। ये शहद खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हनी बियर। स्लाथ बियर जो है हाइबरनेट अर्थात शीत निद्रा की स्थिति में नहीं जाते हैं। अब शीत निद्रा या हाइबरनेट क्या है? देखिए, हाइबरनेशन का अर्थ है नींद आना। कुछ जानवर हो गए, पक्षी हो गए और सरीसृप जमीन के नीचे या ऐसी जगह छिप जाते हैं जहां वे ठंड से प्रभावित नहीं होते, और उस सुरक्षित जगह पर वो पूरे सर्दियों के मौसम में यानी 3 से 4 महीने लगातार सोते रहते हैं। और उनकी लंबी नींद की इस अवस्था को ही बोलते हैं शीत निद्रा।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन है जो उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचना को संकलित करता है? राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली, श्रम ब्यूरो, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है? वो कौन है जो औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषयों में सूचनाओं को संकलित करता है उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं? वो है श्रम ब्यूरो। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह कौन? श्रम ब्यूरो भारत में फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है, तो सी करेक्ट है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करेंगे। कौन कौन से हैं वो राज्य? वो हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और केरल। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? कहाँ कहाँ भारत में होता है चाय उत्पादन? आमतौर पर केरल में तो होता है, ठीक है, टी प्लांटेशन है केरल में। त्रिपुरा में भी है। हिमाचल प्रदेश में, अब देखिए ये था वो प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा था, केवल एक राज्य, केवल 3 राज्य, केवल 4 राज्य, केवल 2 राज्य, इसमें एलिमिनेट कहाँ से करेंगे? ठीक है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश को पता है मेरे को, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आंध्र प्रदेश से अगर वो 3 स्टेटमेंट तीनों में होता तो वो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, ये पैटर्न वाले प्रश्नों को रखती है यूपीएससी, 10 से 12 प्रश्न। अब तो संख्या बढ़ा दी है यूपीएससी ने, 15-15 प्रश्न भी कर लेती है इस तरह के। 23 में भी कई सवाल थे, वो गिलहरी वाला एक सवाल था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में आमतौर पर चाय का उत्पादन नहीं होता है, तो आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा। यानी इनमें से केवल एक, यानी एक से अधिक, केरल हो गया, चलो त्रिपुरा हो गया, 2 हो गए, तो केवल 2 भी हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी तो है, तो केवल 3 राज्य इसका आंसर हो जाएगा सी। सभी चारों तो हो नहीं सकते क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक ही एलिमिनेट हुआ, और उस स्थिति में संभावना होती है 1 2 3 करके पूछता है तो तीनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं कभी कभी, वरना 50% तो हो ही जाता है। तो केवल 3 राज्य यहाँ पर होंगे। भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट अगर 19-20 के अनुसार हम देखें तो सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य है असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें जो अधिकतर प्रश्न है वो ऑप्शंस से ही एलिमिनेट होते हैं। अब देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो चारों की बात कर रहा हो इसमें, यानी कोई 2 ही इसमें सही होंगे। और अधिकतर जो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस में आए, यूपीएससी में आए, तो मिनिस्ट्री को लेकर वो एग्ज़ामिनर गलत कराएगा, या फिर जो किसी चीज़ का मुख्यालय या कार्यालय पूछा होगा तो वो गलत वहाँ पर लिखा होगा। कम से कम 75% संभावना रहती है एलिमिनेशन की यहाँ पर। अब एलिमिनेट ये कर लेगा, तो यहाँ मिनिस्ट्री भी गलत लिखी हुई है, और ये जो कार्यालय है, जो इसका प्रधान कार्यालय है चाय बोर्ड का, वो भी गलत लिखा हुआ है, बेंगलुरु में नहीं है, और मिनिस्ट्री भी गलत है। तो दूसरा तीसरा हो गया गलत, केवल 1 और 4 सांविधिक निकाय है, ठीक है, और दुबई और मॉस्को में इसके विदेशी कार्यालय हैं। 1 और 4 सही हो गया। ठीक है, प्रधान कार्यालय यहाँ पर गलत लिखा है, तो 1 और 4 यानी डी है इसका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। देखिए चाय बोर्ड केंद्र सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, तो पहला वाला सही है। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, और वहाँ मिनिस्ट्री कौन सी लिखी थी? वहाँ लिखी थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो वाणिज्य मिनिस्ट्री है। बाकी बोर्ड का, चाय बोर्ड का जो गठन है वो 31 सदस्यों, उसमें एक अध्यक्ष भी होता है, शामिल होता है 31 में, जो संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और चाय प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों में से चुने जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है, और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में नहीं है बल्कि
कोलकाता में है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी विदेशों में कार्यालय की बात करें तो वर्तमान में चाय बोर्ड के 2 विदेशी कार्यालय हैं, कहाँ पर? दुबई में और मॉस्को में। बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रचार उपायों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये कार्यालय जो है वो संबंधित क्षेत्रों में भारतीय चाय के आयातकों के साथ साथ भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत के लिए संपर्क कार्यालय के रूप में भी काम करते हैं। तो चौथा वाला सही है। 1 और 4 सही हो गया, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री है वाणिज्यिक मिनिस्ट्री, और जो प्रधान कार्यालय है या हेडक्वार्टर है या मुख्यालय उसको कह सकते हैं हम, वो बेंगलुरु में ना होकर वो है कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष कौन होता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं होता, ना केंद्रीय वित्त मंत्री, ना आरबीआई का गवर्नर, ना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, तो विकल्प सी सही होगा। और बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने में मदद करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है जलाशय और यह है राज्य। घाट प्रभा तेलंगाना लिखा है, गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, मैथन छत्तीसगढ़ में। उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट पूछना है, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। इनकरेक्ट बताना कौन कौन सा, और फिर वही एलिमिनेशन मेथड है ही नहीं इसमें, तो आपको पता ही होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, घाट प्रभा जो है वो तेलंगाना में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इंदिरा सागर ये भी तो मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश लिखा है। मैथन छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो हमको जो सही सुमेलित नहीं है वो है 1, 2 और 3, यानी अपना आंसर क्या होगा? केवल 3 युग्म, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्नों को पूछने लगे यूपीएससी वो अब टफ करने के लिए। तो यह है जलाशय और यह है राज्य, जैसे कि घाट प्रभा कर्नाटक में है, ना कि तेलंगाना में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक था ऊपर। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश लिखा था, लेकिन मध्य प्रदेश में है। मैथन झारखंड में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता था? इस तरह के प्रश्न भी यूपीएससी में मिलेंगे आपको, अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देखोगे तो सीधे सीधे पूछ लेगा। तो पहनावा था मध्यकालीन भारत में, फणम सिक्के थे, आभूषण थे, हथियार थे, क्या थे? ये सिक्के थे, बी है इसका आंसर। देखिए, मध्यकालीन त्रावणकोर में फणम और चक्राम सिक्के जो है मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। इन सिक्कों में फणम जो है सबसे उपयोगी है, और मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की आय का स्रोत क्या था? भू राजस्व। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन महायान बौद्ध भिक्षु, नागार्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे? कौन थे? आर्यदेव थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। दिग्दाना नहीं है, नाथमुनि नहीं है, ऋषभदेव नहीं है। ऋषभदेव तो पहले जैन तीर्थकर थे। देखिए, आर्यदेव जो है वो महान बौद्ध भिक्षु, नागार्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी दिग्दाना की बात करें, दिगनागा की बात करें, दिगनागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के संस्थापकों में से एक थे। ऋषभदेव की बात करें तो वो तो जैन तीर्थकर थे, वो भी पहले। और नाथ मुनि की बात करें तो श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलियर दिव्य प्रबंधन को एकत्र और संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। वारेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो कोई भी ऑप्शन इसमें ऐसा नहीं है जो तीनों की बात करता हो कि तीनों के तीनों जुड़े थे, यानी एलिमिनेट होने की संभावना ज़्यादा है। वारेंद्र कुमार घोष नहीं जुड़े थे गदर पार्टी से। ये पूछ रहा कौन कौन जुड़े थे। जोगेश चंद्र चटर्जी भी नहीं जुड़े थे, केवल रास बिहारी बोस जुड़े थे, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, केवल 3।
देखिए, बारिंद्र कुमार घोष की बात करें तो बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन जुगांतर के संस्थापक सदस्य थे वो, और गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। योगेश चंद्र चटर्जी की बात करें तो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से थे और गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, वह गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। तो केवल डी वाला सही है स्टेटमेंट, केवल 3। और गदर पार्टी का मुख्यालय था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 13, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संविधान सभा में केवल प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया। इसमें केवल वाला स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पर। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। देखिए, यहाँ पर दूसरा वाला तो सही है लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट है। राजाओं के द्वारा भी तो मनोनीत सदस्य शामिल हो रहे थे ना प्रांतीय विधानसभाओं में। संविधान सभा में ऐसा तो है नहीं केवल प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित ही होंगे। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, बी। देखिए, क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। ऐसा नहीं है केवल प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। गलत है पहला स्टेटमेंट। इसके अलावा क्रिप्स मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने के इच्छुक नहीं है तो एक अलग संघ बना सकता है जिसका एक अलग संविधान हो सकता है। तो दूसरा सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी, खुसनवी, सैयद। कुलाहदारन कहलाते थे। ये एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं इस तरह के पॉइंट और यूपीएससी पूछ लेती है। कुलाहदारन कहलाते थे मध्य भारतीय इतिहास के संदर्भ में, वो सैयद कहलाते थे, सैयद, डी। देखिए, इस्लाम का धार्मिक वर्ग कई महत्वपूर्ण समूहों से बना था, अर्थात धर्मशास्त्री थे, तपस्वी थे, सैयद थे, पीर थे और उनके वंशज। सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। मुस्लिम समाज में उनका विशेष स्थान था और सैयद एक नुकीली टोपी कुलाह पहनते थे, कुलाह लगाते थे, इसलिए उन्हें कुलाहदारन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी सिविल सेवा 2022 में। नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 दो स्टेटमेंट वाला क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वायुमंडलीय ऊपरी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र यानी फोटोकेमिकल स्मोग के प्रमुख घटकों में से एक है और ठंडी के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। तो दो कैसे हो गया है? देखिए, निचली निचली यानी जमीनी स्तर की जो ओजोन होती है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र या फोटोकेमिकल स्मोग के प्रमुख घटकों में से एक है, न कि ऊपरी वायुमंडल की। गलत है पहला स्टेटमेंट। और ठंडी के मौसम में नहीं बल्कि धूप में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। तो दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, कोई भी सही नहीं है क्योंकि जमीनी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र यानी फोटोकेमिकल स्मोग के प्रमुख घटकों में से एक है और धूप के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर जो है वो उच्चतम होता है। नंबर 16 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गुच्छी एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। अब हम इसके देखेंगे ऑप्शंस, क्या किसी ऑप्शंस में तीनों है? 3 तो किसी में नहीं है, तो पक्का इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट एक से अधिक गलत होंगे। देखिए, गुच्छी जो है वो एक प्रकार का फंगस है यानी कवक है, मशरूम है, तो करेक्ट है पहला। यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, तो कुछ करके लिख दिया है तो इस तरह से संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टेटमेंट के सही होने की। तो दूसरा भी करेक्ट है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती नहीं की जाती है, तो गलत हो गया डी वाला स्टेटमेंट, मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो एलिमिनेट यहाँ पर हो सकता है, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, तो केवल 1 और 2 50% तो आंसर मिल ही जाएगा। देखिए, गुच्छी मशरूम जो है वो एस्कोमाइकोटा के परिवार मोरचेलासी में कवक की एक प्रजाति है और ये हल्के पीले रंग के होते हैं
और इसकी जो है व्यावसायिक या वाणिज्यिक रूप से खेती नहीं की जा सकती। ये जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तलहटी में उगते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ये प्रश्न करंट अफेयर्स का, चंद्रयान-3 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया और चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। चंद्रमा पर एक दिन यानी एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 7 दिनों के बराबर है और चंद्रयान-3 के लैंडर यानी विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 मिशन के समान ही हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, करेक्ट है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है और उस पर वो लैंड भी करके आया है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट, और यही आंसर होगा अपना। और चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान जो है वो चंद्रयान-2 मिशन के समान ही है। देखिए, चंद्रमा पर एक दिन यानी एक चंद्र दिवस जो है पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, ना कि 7 दिन के। ठीक है, उसके बाद हो जाएगी रात। फिर जो रोवर और ये जो लैंडर हैं, ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? जो सूरज निकल रहा है उससे ही तो ले रहे हैं, सौर सेल से, तो फिर ले ही नहीं पाएंगे। इसने इन्होंने जो भी करना है 14 दिनों के भीतर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य हैं? कौन सा चंद्रयान-3 मिशन का उद्देश्य है? कौन से चंद्र यानी एक से अधिक होंगे तो 3 भी आंसर हो सकता है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, जो कि हो चुकी है, तो पहला तो हो गया। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ठीक है, रोवर भी लैंडर से निकल चुका है यानी विक्रम से निकल चुका है। ठीक है, निकल कर मस्त वहाँ पर यात्रा कर रहा है और सरफेस की। ठीक है, तो दूसरा भी हो चुका है। और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ये चीज़ भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो तीनों के तीनों जो हैं वो 1 2 3 डी है इसका आंसर। देखिए, चंद्रयान-3 जो है भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास था, जो सफल हो चुका है। और इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 12:35 पर जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी, आंध्र प्रदेश के। और इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करना है। चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य हैं चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना, जो हो चुकी है। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, घूम रहा है वो वहाँ पर। और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। साइंस का प्रश्न कह लो या एनवायरमेंट इकोलॉजी का कह लो। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण पादप हैं? अल्फा अल्फा, चना यानी चिकपी, और है क्लोवर यानी तिपतिया घास। अल्फा अल्फा भी तो घास है एक, वो तो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, चना भी करेगा। चूँकि घास है तो ये भी होगी ही। इस तरह के तीनों सही हो जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में आते हैं तो। लेकिन 3 से अगर ज़्यादा आते हैं तो संभावना गलत होने की भी ज़्यादा होती है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया है जो नाइट्रोजन यानी N2 के मुक्त होने का कारण बनती है। नाइट्रोजन हवा में मौजूद एक अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है जो रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिकों जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का निर्माण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पादप के उदाहरण की बात करें तो अल्फा अल्फा, जो कि एक घास है। 2015 में MPPSC में एक सवाल पूछा गया था कि अल्फा अल्फा क्या है। 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, घास है, कोई जलीय मछली है, तो उसका आंसर घास है। ठीक है, बीन्स हो गए, तिपतिया घास हो गई, मटर हो गई और हो गए सोयाबीन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है?
क्लाउड सेवाएं, क्वांटम कंप्यूटर, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ, वेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ। यूपीएससी करती है, सीधे सीधे पूछ लेगी, बताइए क्या है, 4 ऑप्शन देके। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट क्या है? क्लाउड सेवाएं? नहीं, क्यूबिट है क्वांटम कंप्यूटर, यानी क्वांटम संगणक। बी है इसका आंसर। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर यानी क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं, ठीक है। वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणु पैमाने पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो न्यूज़पेपर में होते हैं इस तरह के टर्म जो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या रहती है 100, तो किसी न किसी नंबर पर जो है इनको भर देता है वो। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 24 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट जो हमने की है, ये टेस्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट इसकी बना देंगे जब 3-4 टेस्ट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।